बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल अज़ाज़ील जिसकी राइटर हैं राबिया ख़ान, उसकी ये 7वीं एपिसोड है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि जावेद की कैसे मौत होती है और कैसे ज़ालिम रमीज़ उसको कत्ल करता है और कैसे नाज़नीन डिफेंड करती है ख़ुद को, या उसके साथ क्या वाक़यात होते हैं, या फिर शायद मैं बहुत पिछली एपिसोड को बोल रही हूँ, लेकिन खैर ये पिछले एपिसोड्स की दास्तान है। आप लोगों ने पीछे ये सारा कुछ अभी देख लिया है, तो फिर अब दोबारा आज की सूरत हाल जो चल रही है उस पर हम दोबारा आते हैं और देखते हैं कि इस नावल में आजकल क्या हो रहा है। सुबह की खनक सी धूप में हर जानिब जर्दी घुली थी। रुई के गालों की मानित नरम सी तमाज़त में इंसान के अंदर जमी बर्फ़ पिघलने तक का हुनर रखती थी। यूनिवर्सिटी में हर जानिब खामोशी का राज था। लाइब्रेरी भी अपने अंदर ज़मानों की दास्तानों का बोझ समेटे सर उठाए खड़ी थी, किसी बूढ़ी लेकिन मजबूत इमारत का सा तासुर लिए। उसने बादामी रंग का नफीस सा जोड़ा जेब तन कर रखा था। बालों को हस्बे आदत हाफ बांधे वो मसरूफ़ सी किताबों की फहरिस्त देखती, उनकी तरतीब दुरुस्त कर रही थी। दूर इल्हाम बैठी अपना चांद नुमा ऐनक नुमा दाग पर सजाए संजीदगी से कंप्यूटर पर निगाहें मरकूज़ किए इन हमाक से काम में मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह का वक्त होने के बाइस बाकी लाइब्रेरियंस अभी तक नहीं आए थे और वो दोनों तन्हा खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ थी। यकायक लाइब्रेरी के दरवाजे को धकेलकर कोई अंदर दाखिल हुआ तो उसने यूं ही सर उठाकर देखा और फिर ठहर गई। लब भिंच गए, अबरू तन गए। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। जीन्स पर शर्ट के ऊपर पूरी जैकेट पहने, बालों को माथे पर गिराए, हाथ में पेशतर कुतब थामे, कतई आंखें लिए। नाज़नीन ने उस पर दूसरी निगाह डालना गवारा नहीं किया। वो अपनी फहरिस्त के साथ एक बार फिर से मसरूफ़ हो चुकी थी। ये किताबें ये वापस करने आया हूँ मैं। ठीक है, आप वहाँ रख दें इन्हें। उसने अबरू से जो ही दूर टेबल की जानिब इशारा किया तो अगले ही पल ठहर गई। उसकी निगाहें जावियार के हाथ की ऊपरी जिल्द पर टिक गई थी। जावियार ने उसकी निगाहें महसूस करके जल्दी से किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की, लेकिन उसका दूसरा हाथ भी ज़ख्मी था। खाल उधड़ी हुई थी और उस उधड़ी खाल से निकला खून वहीं जम गया था। यूँ गोया उसने ज़ख्म साफ़ करने की जहमत करने के बजाय बस हाथ धोए हों। कहाँ रखूँ? उसने गुलाबी चेहरे के साथ पूछा तो नाज़नीन ने एक संजीदा सा अबरू उठाकर उसे देखा, फिर गहरा सांस लेकर फहरिस्त शेल्फ के ऊपर रख दी। उसके हाथ से किताबें लेकर आगे बढ़ते हुए टेबल पर रखी। बैठो यहाँ। साथ साथ अबरू से कुर्सी की जानिब इशारा भी किया। वो खामोशी से बैठ गया, हैरत से उसकी पुश्त को देखे गया। वो अब अपने दराज से झुककर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रही थी, फिर उसके करीब चली आई। माना कि तुम अभी अपनी जवानी के ऐन दिनों में सफ़र कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अपने ज़ख्म साफ़ किए बिना उन्हें अधरा रखोगे। अपना नहीं तो अपने घर वालों का ही ख्याल कर लेना चाहिए, वो संजीदगी से कहती। अब खड़े खड़े बॉक्स खोले दवाई निकाल रही थी। वो ख़ुद को कितना भी संजीदा और बेनियाज जाहिर कर लेती, लेकिन सच तो ये था कि उसे ज़ख्म देखकर तकलीफ़ हुआ करती थी, चाहे वो ज़ख्म किसी का भी हो। उसे हर ज़ख्म देखकर अपने ज़ख्म, बाबा के ज़ख्म याद आया करते थे, क्योंकि उसके पास भी ज़ख्म पर मरहम रखने वाला कोई मौजूद नहीं था। वो ऐसी किसी भी अजियत से सामने वाले को बचा लेना चाहती थी। वो इस मामले में बेबस थी। और जिनके घराने ही ना हो, क्या उनके पास कोई जवाज़ रह जाता है अपने ज़ख्म साफ़ करने का? उसने बड़े आराम से पूछकर नाज़नीन को हैरान कर दिया था। उसके रोई दुरुस्त करते हाथ लम्हे भर को ठहरे थे। फिर उसने सुकून से सर उठाया। स्याह आंखें धूप के अक्स में चमक रही थी। जावियार को पलके झपकाने में वक्त लगा था। मैं हरगिज़ भी तुम्हारे काउंटर टैक्स का जवाब देने नहीं खड़ी यहाँ, इसीलिए खामोशी से बैठो और अपना हाथ आगे करो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी वजह से ज़ख्मी हुए हो। और वो अगला सांस नहीं ले सका। सफ़ेद चेहरे के साथ उसने सर उठाकर नाज़नीन की जानिब देखा था। क्या वो हरम और उसके बारे में जानती थी? क्या वो अदाकारी कर रही थी? क्या उसे हरम ने एतमाद में ले रखा था? क्या मतलब? खुश्क पड़ते हलक के साथ उसने लापरवाही से पूछा तो नाज़नीन आगे उठ चुकी, फिर बेहद एहतियात से रुई पर लगी दवाई उसकी ऊपरी जिल्द पर फेरने लगी। वो उसे ज़ख्म साफ़ करते हुए देखे गया। किसी ने आज तक उसके ज़ख्म यूँ साफ़ नहीं किए थे। कल तुमने मेरी वजह से फंसी को मारा था।
उसी वजह से ज़ख्मी हुए हैं ना तुम्हारे हाथ। मैं अपने ऊपर एहसान नहीं रखती, एहसान के बदले एहसान से दे दिया करती हूँ। इसीलिए ये हरगिज़ मत समझना कि मैं किसी रहम दिली के तहत तुम्हारा ज़ख्म साफ़ कर रही हूँ। रहम दिली का कोई ताल्लुक़ नहीं मुझसे। और उसे चेहरा उठाकर देखता ज़ावियार हौले से मुस्कुरा दिया था। उसकी आंखें नाज़नीन के रुखसारों पर झुकी, स्याह पलकों में उलझने लगी। घनघोर पलकों की स्याही से घबराकर उसने अगले ही पल चेहरा फेर लिया था। उसी पहर दरवाजे के पार खड़े हरम ने अपने हाथ की ज़ख्मी पुश्त निगाहों के सामने की थी। उसकी आंखों में ज़ख्म सा उभरा, गर्दन के आसपास बिछी नसें फूल सी गई। उसे कहीं अंदर तक तकलीफ़ हुई थी। वो लाइब्रेरी के अंदर उसका ज़ख्म साफ़ कर रही थी और वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा ज़ख्म हो रहा था। अनजाने रास्तों पर कदम धरते जाने वो कहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन इतना तो तय था कि कोई एक ज़रूर उनमें से किसी गहरी तकलीफ़ का शिकार होने वाला था, क्योंकि तकून कभी भी दो के अलावा किसी एक से वफ़ा नहीं किया करती। ठीक है मैडम, मैं खुद कर लेता हूँ। उसने खौफ से धड़कते दिल के साथ कसमसा कर अपना हाथ निकाला तो वो चौंकी। अभी पट्टी रहती है, मैं कर लूँगा। वो अगले पल जल्दबाजी में उठ खड़ा हुआ था। नाज़नीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो उसकी सुनने से पहले ही आगे बढ़ चुका था। आगे बढ़ते हुए वो एक कुर्सी से बुरी तरह टकराया, फिर सर खुजाता हुआ उलझकर बाहर की जानिब बढ़ गया। हरम ने अपनी पुश्त तेज़ी के साथ दीवार से लगाई थी, लेकिन ज़ावियार उसकी जानिब मतवज्जे नहीं था। वो उलझता हुआ दूसरी जानिब बढ़ गया था। उसने एक निगाह लाइब्रेरी के शीशे से ढके दरवाजे पर डाली। वो अंदर झुककर अब कुतुब की तरतीब को आखिरी निगाह देख रही थी, और वो उस दमकती सी सुबह की मानित दमक भी रही थी। उसने अगले ही पल अपना सरापा फेरा और फिर तेज़ी से राहदारी अबूर करता चला गया। खामोश राहदारी में बिखरे जर्द पत्ते अब तक यूं ही बिखरे हुए थे। फरखंदा खाला सोफिया के साथ किचन में खड़ी हाथ बटा रही थी। वो उनसे उम्र में खासी बड़ी और समझदार सी बुर्दबार खातून थी। मैं तो बहुत खुश हूँ खाला कि मेरी नाज़ों का रिश्ता आ रहा है, वो भी इतने अच्छे घराने से। अब मेरी बच्ची का भी घर बस जाएगा। उनकी खुशी आज कोई भी बाखूबी महसूस कर रहा था। खाला आहिस्तगी से मुस्कुराई थी, कोई गोया उनकी जल्दबाजी पर। वो अच्छे घराने वाले हैं तो हमारी नाज़ो भी किसी से कम नहीं है। लाखों में एक है हमारी बच्ची। वैसे है कहाँ? वो उन्हें आसपास नज़र न आई तो आखिर में पूछा, कहाँ होना है उसने भला? सोफिया ने सर झटक कर टमाटर कटिंग बोर्ड पर काटते हुए कहा, यूनिवर्सिटी गई हुई है। मजाल है जो एक दिन की भी छुट्टी कर ले ये लड़की। जानती भी है कि कितना अहम दिन है, लेकिन नहीं, मेरे लाख कहने पर भी चली गई। वो खुश तो है ना सोफिया? फरखंदा खाला को यूं ही अंदेशा हुआ था। सोफिया ने गहरा सांस लिया। जानती हूँ खाला, वो खुश नहीं है, मगर वो राज़ी है, और उसका राज़ी होना ही बेहतर है। मैं आज ज़िंदा हूँ, कल नहीं। ना उसके सर पर बाप का साया है, ना ही भाई का। वजदान अभी छोटा है। सोचिए, अपने घर की ना हुई तो मेरी बच्ची को दुनिया नोच खाएगी। उनकी आवाज़ में कर्ब की बारीक नमी उतरी तो खाला पास चली आई, उनका कंधा सुलाकर दिलासा दिया, परेशान ना हुआ कर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बस उम्मीद तो यही है। फिर कब आ रही है तुम्हारी जेठानी रिश्ते वालों को लेकर? उन्होंने सुनहरी होती प्याज में चम्मच चलाते हुए पूछा था। सोफिया भी आगे बढ़ आई। आज शाम तक दुआ करिए खाला, सब खैरियत से हो जाए, कोई बदमज़गी ना हो। इंशाल्लाह, फरखंदा खाला ने दिल से कहा था। वो अपने लॉन के अकबी हिस्से में बने तहखाने में खड़ा था। उसके होंठ और नाक पर ज़ख्मों के निशान थे। जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहने और स्याह हुडी को एक जानिब कुर्सी पर डाले वो सामने लगे शीशे को देख रहा था। सुबह वाला मंजर निगाहों में बार बार तकलीफ़ से भर रहा था, लेकिन वो फिर भी बिना किसी तासुर के खड़ा रहा। वो ज़्यादा वसी तहखाना नहीं था, एक दरमियाना सा कमरा था जिसके एक कोने में काठ कबाड़ था। दूसरी जानिब एक टेबल के ऊपर ग्लास बॉल थी। उस वॉल पर जा बजा स्टिकी नोट्स, मुख्तलिफ तस्वीर और हथियारों के नाम वगैरह लिखे हुए थे। नीचे टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के हथियार भी रखे हुए थे। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ को मज़ीद जमाया और फिर सोचती निगाहों से सामने लगी तस्वीर को देखे गया। वो सीरियल मर्डर्स की तस्वीर थी। जितने कत्ल पिछले साल में ज़राबाद की बस्ती के बाइस हो चुके थे, ये सब उसकी पड़ताल थी। स्टिकी नोट्स पर भी बेशतर लोगों के नाम, उनसे जुड़ी अहम आदात व अतवार के बारे में मोटी मोटी मालूमात लिखी हुई थी। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले संजीदगी से उस वॉल पर लगी एक एक तस्वीर को तक रहा था, फिर आगे बढ़ाया। क्या सोच रहे हो?
तालूत की आवाज़ उसके कान में गूंजी थी। कत्ल को पकड़ने के लिए कातिल की नफ्सियात को समझना ज़रूरी होता है तालूत, और जिस तरह के कत्ल ज़ीरो के हिस्से में दर्ज है वो बहुत प्रोफेशनल और खौफनाक है। उसने उस तस्वीर को निगाहों के सामने किया, फिर बगौर उसमें मौजूद इंसान के जिस्म पर लगे ज़ख्म को देखने लगा। तुम्हें यकीन है कि ज़ीरो को ही नाज़नीन तक रसाई का असाइनमेंट दिया गया है? ये मालूमात बिल्कुल सच है। ठीक, तो फिर सबसे पहले वो कौन से हथियार को ज़्यादा इस्तेमाल करता है? दूसरा, वो कितने फासले से टारगेट को मारने का तयन करता है? तीसरा, मौसम, जुर्म का वक्त और पिछले विक्टिम्स की तमाम मालूमात चाहिए होगी मुझे। जितनी मालूमात मेरे पास थी मैं तुम्हें दे चुका हूँ हरम, लेकिन इसमें बहुत सी मिस डायरेक्शंस हैं। एक जानिब उसका टारगेट शॉट गन का शिकार है तो दूसरी जानिब वो स्नाइपर राइफ़ल इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है। असैसिनेटर कातिल अक्सर ऐसे करते हैं ताकि उन तक पहुंचने वालों की सोच को यकसुई हासिल ना हो सके। वो अपने कत्ल को किसी और का कत्ल साबित करने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। मतलब ये सब कत्ल एक ही इंसान ने किए हैं, लेकिन उनका तासुर ऐसा दिया गया है गोया ये सब एक ने नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने किए हों। तालूत ने समझकर बात उसके गोश गुजार की तो उसने सर हिलाया, फिर आगे बढ़कर तस्वीर शीशे पर चिपकाने लगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। अपने मखसूस अंदाज़ को बार बार तब्दील करना गैर फितरी है, और फिर इस गैर फितरी अंदाज़ के साथ भी फितरी सा तासुर देना तो और भी मुश्किल होता होगा। इसीलिए तो उन्हें ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है तालूत। वो एक सुराख से नहीं डसा करते, वो एक रूप में नहीं होते, वो बहरूपी होते हैं। आपके साथ बैठकर खाते पीते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। उन्हें पकड़ना अगर आसान होता तो कभी कोई केस पुलिस के हाथों से निकलकर कोल्ड केसेस का रुख ना करता। उसने गहरा सांस लेकर कहा था, फिर झुककर पिस्टल उठाए, हाथ लंबा करके सामने निशाना लिया। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है वो कौन से हथियार को ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करता होगा? क्योंकि जितने कत्ल पिछले सालों में हो चुके हैं वो मुख्तलिफ नोयत के हैं। कुछ विक्टिम्स को खंजर से निशाना बनाया गया है, कुछ को गला घोंट कर मारा गया है, और फिर ज़्यादातर को बंदूक के ज़ोर पर ही कत्ल किया गया है। ये आखिरी पॉइंट वो गन्स के साथ अच्छा है, जब भी ज़्यादातर कत्ल उन्हीं से किए गए हैं। एक पिस्टल की रेंज कितनी होती है? कम अज़ कम 100 मीटर। ये करीब के निशाने ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है। और जितने कत्ल ज़ीरो के खाते में लिखे गए हैं इनमें एक बात मुश्तरका है, वो करीब नहीं एक फासले से मारे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि वो राइफ़ल्स का इस्तेमाल शौक़ से करता होगा। उसने पिस्टल रखकर राइफ़ल उठाई और फिर इस बड़ी सी गन को अपने हाथ पर किसी माहिर की मानिद रख कर निशाना लेने लगा। और हमारे पास राइफ़ल की एक अमूमी रेंज क्या होती है? 500 मीटर। लेकिन ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर निशाना रेंज से बाहर निकल कर लिया जाए तो ये मिसलीड करने का बायस बन सकती है। ऐसे में हम इस तासुर को भी रद्द कर देते हैं कि उसका पसंदीदा हथियार राइफ़ल होगी। वो तेज़ी से गोया ज़ीरो की नफ्सियात को डिकोड करके बोलता जा रहा था। लेकिन स्नाइपर राइफ़ल ये एक तवील रेंज तक टारगेट को काबू रखने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर एक ख़ुसूसी टेलीस्कोप होता है जो उसे बाकी सब हथियारों से मुमताज़ बनाता है, और इसकी रेंज कम अज़ कम 2000 मीटर्स तक होती है। एक ऐसा हथियार जो ज़ीरो जैसे कातिल के लिए बाइसे तस्कीन हो, और जो उसकी फासले से कत्ल करने की ख्वाहिश को भी पूरा करती हो। उसने राइफ़ल सामने टेबल पर रखी और फिर सीधा खड़ा हो गया, हाथ एक बार फिर से जेब में अर्स लिए। उसका दराज कद और मजबूत जिस्म मदम रोशनी में वाज़े होने लगा था। उरेबी, इतनी तेज़ी से बातों को डिकोड करके तुम मुझे खौफज़दा कर देते हो कभी कभी। वो तालूत की बात सुनकर तल्खी से मुस्कुराया था, फिर सर उठाकर सामने लगी तस्वीर को बारी बारी देखा। रमीज़ अंसारी, अहमद लगारी, बाकिर हमदानी, तलहा अंसारी, वजदान अंसारी, इन सब की पॉकेट साइज़ तस्वीर एक गुलाई में लगी हुई थी, और उसके ऐन दरमियान में नाज़नीन की तस्वीर थी, वहीं जिससे इस कहानी का आगाज़ हुआ था। तुम्हें क्या लगता है ये कत्ल करने का हुक्म किस लिए दिया गया है? क्या सिर्फ पैसे के पीछे हाथ है इन मालकान का? वो चंद पल खामोश रहा और फिर आहिस्ता से बोला, ये दुश्मनी है तालूत, ये नफ़रत है,
ये अंदर पकती सालों की आग है, गुस्सा है। मुझे रमीज़ अंसारी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये शख्स इन सब बातों का दिमाग है। बाकी उसके कारिंदे, उसका धड़, वो उनका हेड है। वही सब कुछ काबू कर रहा है, लेकिन मैं उसकी सोच तक नहीं पहुंच पा रहा। दुश्मनी किस बुनियाद पर, नफ़रत, गुस्सा, गिल्ट, किस चीज़ का? और फिर नाज़नीन जैसी लड़की उसके इतने बड़े कारोबार के सामने क्या कर लेगी? ये सब बातें एक ही बात की जानिब इशारा करती हैं कि वो हसद का शिकार है, वो उससे जलता है। एक बात बताओ, जावेद और रमीज़ का रिश्ता किस किस्म का था? उसने रुक कर पूछा था। तालूत ने दूसरी जानिब गहरा सांस लिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो दोनों बहुत अच्छे रिश्ते के साथ रह रहे थे। ऑफिस में भी वर्कर्स मामूल के मुताबिक ही याद रखते हैं जावेद को, और फिर हर साल रमीज़ जावेद के लिए लाखों का सदका भी तो देता है। उनके माबैन रिश्ता अच्छा ही होगा। हरम ने निचला लब दांतों तले दबा रखा था, कहीं से कुछ गायब था। उसके दिमाग में पूरी तस्वीर नहीं बैठ रही थी। भूरी आंखों में एक पल को कुछ उभरा था। मुझे उसके ऑफिस जाना चाहिए। किस लिए? तालूत चौंका। उसने आगे बढ़कर कुर्सी पर टंगा हुड उठाया और फिर पहनने लगा। वो मुझे अपना दामाद बनाने के लिए खासा बेताब है आजकल। मैं उसका यही शौक़ पूरा करने जा रहा हूँ। दामाद? हाँ, मेरी माँ तो मेरा रिश्ता तक तय कर चुकी हैं। अब बस बर दिखावे की नौबत रह गई है। तालूत दूसरी जानिब हंस दिया था। वाकई शादी कर रहे हो क्या? शादी तो कर लूँगा, लेकिन उन्हें ये ज़रूर बता दूँगा कि रात की तारीकी में उनके ऑफिस के कैमरों को धोखा देकर उसके कैबिन में मौजूद पेंटिंग के पीछे कुंदा सेफ को नकली फिंगरप्रिंट से खोलकर कागजात की पड़ताल करने वाला कोई और नहीं, ये होने वाला दामाद ही था। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस सब के बाद मुझे कबूल कर तो लेगा ना वो? और तालूत की हंसी दूसरी जानिब नहीं रुक रही थी। हरम ने बहुत दिनों बाद उसकी हंसी सुनी थी। लम्हे भर को उसके आसपास एजेंसी की शामें बिखरने लगी। तब जब सब अच्छा था, तब जब वो दोनों दोस्त थे, तब जब उसने माजी और शहवार को नहीं खोया था, तब जब उसका इतना गहरा नुकसान नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि इस सब के बाद वो तुम्हें ज़रूर ही कबूल कर लेगा। और अब के हरम उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया था। फिर तहखाने के जीने अबूर करने लगा। जावेद की बेटी, वो कैसी लड़की है? और वो जीने चढ़ते चढ़ते ठहर सा गया था। से आंखें, गुलाबी नमी, ज़ख्मी आवाज़, सुबह वाला मंजर निगाहों में एक बार फिर से धुआं भर गया। उसने खुद पर बामुश्किल काबू पाकर कहा था, वो बहुत खौफनाक है। क्यों? तालूत को ऐसे किसी जवाब की तवक्को नहीं थी। उसने ऊपर चढ़कर तहखाने को लॉक किया और फिर सब्ज़ा जार पर आगे बढ़ाया। जेबों में हाथ डाले, गर्दन झुकाकर चलता वो ज़ेरे लब बोल रहा था, वो लड़की किसी से डरती नहीं है तालूत। वो जालिम का मुंह तोड़ कर रख देती है, फुनकारती है, ऐसी संजीदा आंखों से देखती है कि सांस तक रुकने लग जाता है इंसानों का। ज़िंदगी में उसने कोई 100 से ऊपर चांटे तो लोगों को मार ही दिए होंगे। और ज़बान, बहुत बेरहम है उसकी ज़बान। अच्छी बात है, इस जालिम दुनिया में रहने के लिए इंसान को इतना बेरहम तो होना ही पड़ता है। उसने भी बात से इत्तेफाक करके इस बात में सर हिलाया था। फिर ठहर कर दूर सब्ज़ा जार पर गिरती धूप को देखने लगा। उसकी भूरी आंखें धूप की तमाज़त तले कान सी दिख रही थी। वो ऐसी आंखें थी कि उन पर आशिक होने को दिल चाहता था। वो ज़ाव्यार का कहन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तालूत। तुम कब तक इस मसले को यूं ही लटका कर रखना चाहते हो हरम? उसकी आंखों में ज़ख्म सा तासुर उभरा था। दोस्त ने धोखा दिया था उसे, दोस्त ने पीठ दिखाई थी, दोस्त ने तकलीफ़ का गड्ढा खोदा था उसके लिए। वो चाह कर भी उन कर्बनाक साहतों को भूल नहीं पाता था। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो ये मसला यूं ही चलता रहेगा। रखता हूँ अब। और उसने अगले ही लम्हे कान में लगा ब्लूटूथ निकाल कर जेब में अर्स लिया था। फिर दाखिली रविश अबूर करके अपनी गाड़ी तक चलाया। उसे आज रमीज़ के ऑफिस जाना ही था, अपने उस एक अदद मुक्के की माफ़ी मांगने। रमीज़ अपने ऑफिस में बराजमान बोर्ड मीटिंग की फाइल्स की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था। उसके ऑफिस के अंदर छन कर आती धूप बहुत शफाफ सा अक्स उजागर करने लगी थी। उसके सामने कीमती फर्नीचर का टेबल रखा था और टेबल से परे 2 अदद कुर्सियाँ। घूमती बादशाही कुर्सी पर वो खुद बराजमान था। उसी पहर उसके ऑफिस का दरवाज़ा बजा तो उसने यस कहकर अंदर आने का अंदिया जारी किया था। अहमद अंदर चला आया। उसकी चाल बिना चाप की थी, खामोश, पुरअसरार,
लब एक सीधी सी लकीर में बंद थे और आंखें सीध में देखने की आदी लगती थी। क्या रिपोर्ट है? उसने आगे बढ़कर एक खाकी लिफाफा उसके ऐन सामने रखा था। रमीज़ ने एक निगाह उठाकर अहमद की जानिब देखा था, फिर सर हिलाकर सीधा हो बैठा, हाथ आगे बढ़ाकर खाकी लिफाफा खोल लिया। वो ज़राबाद में बच जाने वाला सर्वाइवर है। अगले ही पल रमीज़ ने बेयकीनी से सर उठाया था। उसकी आंखों में अचंभा सा उभरा था। वो उस बस्ती में बच जाने वाले उन 3 बच्चों में से एक है, लेकिन उसकी तालीमी सरगर्मियों के बारे में किसी को भी इल्म नहीं। वो कहाँ पला बढ़ा, उसने कहाँ से तालीम हासिल की, फिर वो सुहेल तक कैसे पहुँचा, कोई नहीं जानता। जितने लोग ज़राबाद में मौजूद थे या जो हमारे लिए मावन साबित हो सकते थे, वो मर चुके हैं। उस इलाके से दूर बाकी एजेंसी में मालूमात करने के बाद कुछ ख़ास नहीं पता चल सका। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। रमीज़ अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा था, फिर पुरसोच निगाहों से हाथ में थामी तस्वीर को देखे गया। इन बच्चों के घराने भी नहीं बचे क्या? नहीं, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रह सका। सारंग नामी लड़के का ख़ानदान तो बहुत पहले ही मंजर आम से गायब रहा। और ज़ावियार? अहमद ने एक लम्हे का तवक्कुफ़ लिया था। रमीज़ ने एक अबरू अचकाया। ज़ावियार अपनी माँ के साथ रहा करता था। मैंने उसकी माँ तक रसाई हासिल करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कर दी गई है। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। रमीज़ चंद लम्हात तक तालूद की तस्वीर को निगाहों के सामने रख कर देखे गया। ये आदमी कौन है? ये इस एजेंसी का ओनर है, अज़ाज़ील एजेंसी का। लेकिन ये वहाँ एक उस्ताद की हैसियत से काम करता रहा। किसी को भी इसकी असल हकीकत के बारे में इल्म नहीं। हरम के दादा का शागिर्द रहा था ये। अब अपने डिमेंशिया नसियान की वजह से अपने घर में ही रहता है। एजेंसी का चार्ज मुश्ताक आफंदी संभालता है। और ये शागिर्द रहा किसका? सुलेमान औरीबी का शागिर्द था ये। वो एक निजी एजेंसी का गनमैन था। ये खुद भी आला पाए का शूटर रह चुका है। काफ़ी अरसे तक एक ट्रेनर की हैसियत से काम भी किया है इसने। लड़के के आसपास मालूमात बहुत मबहम और नामुकम्मल है अहमद, लेकिन मैंने इतने अरसे में कभी उसके अंदर कोई मशकूक बात महसूस नहीं की। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? वो जब भी दोहराई का शिकार होता अहमद की राय लेना ज़रूरी समझता, और तारीख़ गवाह थी कि अहमद की राय ने उसे कभी रुसवा नहीं किया था। वो जो बोलता था हकीकत से करीब तर बोलता था, जज्बात से खाली, बहुत प्रैक्टिकल सी राय हुआ करती थी उसकी। चार्ल्स मैनसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 35 कत्ल किए, लेकिन वो अपने घर वालों के साथ इंतहाई नॉर्मल ज़िंदगी बसर करता रहा। एडमंड कैंपर कत्ल किया करता था, फिर अपने कत्ल किए गए लोगों का सर काट दिया करता था। उसने 6 नौउम्र लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया, यहाँ तक कि अपनी माँ और दादी को भी नहीं बख्शा। और सबसे आखिर में टेड बुंडी, वो कत्ल को आर्ट समझकर कत्ल करता रहा, और ना सिर्फ कत्ल करता रहा बल्कि वो उन इंसानों का गोश्त भी खाता रहा। आदमखोर था वो, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल इंसान के तौर पर कई सालों तक इंसानों के दरमियान ज़िंदा रहा। हम किसी को नहीं जानते कि वो अंदर से क्या है। इंसान वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। और जहाँ तक इस लड़के का ताल्लुक़ है, मुझे वो खासा मशकूक लग रहा है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रमीज़ बिल्कुल खामोशी से उसे सर उठाकर देख रहा था, फिर एकदम हंसकर सीधा हो बैठा। उसे अहमद से ऐसे ही किसी जवाब की तवक्को थी। अहमद, तुम उस कल के लड़के को इतने खौफनाक कातलों से तशबीह दे रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। लेकिन अहमद उनकी बात पर ना ही मुस्कुराया था और ना ही उसने कोई खुशगवार सा तासुर दिया था। वो सपाट सीधी आंखों से सामने तकता रहा था। उसे अपनी जानिब से मज़ीद कोई बात रमीज़ के गोश गुजार नहीं करनी थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वो मशकूक लग रहा है तो तुम उसकी जांच पड़ताल कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। ये सब बातें अब किस्सा पारीना है। मैं इनकी खोज में पड़कर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जा सकते हो तुम। अहमद ने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। अगरचे वो रमीज़ के इस फैसले से नाखुश था, लेकिन उसने फिर भी कभी अपने मालिकान की नफ़ी करना नहीं सीखी थी। इस लड़की को कॉल दे दी जाए सर? रमीज़ ने उसकी जानिब सोचती निगाहों से देखा था, फिर उसकी निगाहें अहमद के पीछे देखने लगी। पीछे, कहीं बहुत पीछे, उस एक आखिरी मुलाकात की जानिब जब जावेद उससे मिलने आए थे। वो एक यादगार मुलाकात थी।
वो एक तल्ख और खुशगवार मुलाकात थी। वो एक बेहतरीन और बदतरीन मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात का अपना ही सुरूर था। इस मुलाकात का अपना ही लुत्फ़ था। अपनी आंखों के सामने उस एक जानदार वजूद को गलते देखने का मज़ा ही अलग था। उसकी कैफियत किसी भी कैफियत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। खुदा को उसके फ़ैसलों में गलत साबित करके ही तो इब्लीस ने उसकी नाफरमानी मोल ली थी। वो भी अपने बाप को दिखाना चाहता था कि वो भी मुबीन को उस समय खड़ा करके ये हकीकत अजबर करवाना चाहता था कि वो कभी भी जावेद से कमतर नहीं था। वो जावेद के मुकाबले पर था, वो जावेद से अजीम था। लेकिन फिर भी अज़ाज़ील की मुसलसल रियाज़तों के बाद भी ज़मीनी खिलाफत आदम को दे दी जाती है, क्योंकि खुदा कभी अपने फ़ैसलों में गलत नहीं हुआ करता। अगले ही लम्हे उसने आंखें अहमद की जानिब फेरी थी। फिर उसकी लबों की तराश में एक तबस्सुम सा घुला। आदम से उसकी जन्नत छीन लेने का तबस्सुम था वो। उसे उस ज़मीनी मसाहिब के हवाले कर देने का तबस्सुम था वो। बिल्कुल। देर किस बात की? उसके लहजे में ऐसी ठंडक थी कि किसी को भी लम्हे भर के लिए गुम कर जाती। लेकिन फिर मुकाबिल भी अहमद था, वो जिसे कभी किसी ठंडक ने गुम नहीं किया था। वो उसी लम्हे पलट गया। उसने ऑफिस का दरवाज़ा अबूर किया और फिर एक पल को चौंक सा गया। सामने से हरम चलता हुआ आ रहा था, जेबों में हाथ अड़ से, मुस्कुराकर सब वर्कर्स को सर के खम से सलाम करता हुआ, उनसे जवाबन मुस्कुराकर सलाम का जवाब वसूलता हुआ, मासूम, बेरिया और नरम सा। उसी पहर वो अपने कदमों में उलझा और औंधे मुँह चिकनी राहदारी में गिर पड़ा। अहमद ने लम्हे भर को आंखें सुकेड़ी थी। जमशेद ने कहा था कि इस बंदे का तवाज़ुन बहुत अच्छा था। वो धक्का लगने पर भी गिरा नहीं करता था, और सामने से चल कर आता ये लड़का तो अपने ही कदमों में उलझ कर गिरने वाला इंसान था। क्या उसे वाकई रमीज़ की बात पर एतमाद कर लेना चाहिए? ये इस कदर बेवकूफ़ सा लड़का तो हरगिज़ भी नहीं भी किसी अंडरग्राउंड काम को करने की सलाहियत से बहरामंद नहीं लगता था। हरम अब अपने हाथों पर जोर देकर उठ रहा था। फिर वो वर्कर्स का शुक्रिया अदा करने लगा जो उसके गिरने पर उसके जानिब बढ़ने लगे थे। अहमद ने कदम आगे बढ़ाए और फिर हरम पर एक और निगाह डाले बगैर उसके साथ से गुजर गया। हरम भी आगे बढ़ आया था, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं मुस्कुरा रही थी। लब सीधी लकीर में बंद हो चुके थे और निगाहें मोहतात से अंदाज में अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। तवाज़ुन कायम रखने वालों से ज़्यादा तवाज़ुन को गैर मतवाज़िन करने वाला भी कोई नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे झूठ बोलने वालों से ज़्यादा सच को मानने वाला कोई नहीं हुआ करता। उसने अगले ही पल रमीज़ के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया था और फिर अंदर चला आया। वो फाइल्स की पड़ताल में मसरूफ़ था, लेकिन जो ही उसने चेहरा उठाकर देखा तो खुशगवार सी हैरत से मुस्कुरा उठा। हरम भी गर्मजोशी से मुस्कुराकर करीब चला आया था। रमीज़ उठ खड़ा हुआ था, फिर मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया तो हरम ने बिना किसी तवक्कुफ़ के इस हाथ को बआसानी थाम लिया। बैठो हरम, कैसे आना हुआ और आज कैसे शर्फ बख्श दिया हमारे ऑफिस में कदम रखने का तुमने? वो भी मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया था। उसने वाज़े तौर पर रमीज़ को अपने चेहरे पर लगे ज़ख़म देखकर नज़रअंदाज करते हुए देखा था। मॉम ने बताया कि किसी गलत फहमी के तहत मैंने बाकिर साहब के बेटे मुसीब को मुक्का मार दिया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं गुस्से में आकर कोई इंतहाई कदम उठाने वाला इंसान हूँ नहीं, लेकिन उस दिन बस कुछ मूड ठीक नहीं था तो उसने बात अधूरी छोड़ी। तो रमीज़ हंसता हुआ सीधा हो बैठा, फिर मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। उन आंखों में सब कुछ था, सताइश, गर्म जोशी, मुस्कुराहट, हरम के लिए वाज़े पसंदीदगी। बस हरम को इन आंखों में इंसानियत की कमी सरहद से महसूस हुई थी। भाई जब हम इस उम्र में थे तो इस तरह के वाक़यात अक्सर हो जाया करते थे, और रोहेला से मैंने जानबूझकर इस तरह की शिकायत की थी ताकि तुम अपने अमल की माफ़ी मांगने ही सही, लेकिन हमारे ऑफिस चले आओ और देखो मैं अपनी कोशिशों में कभी नाकाम नहीं हुआ। अब बताओ, चाय लोगे या फिर कॉफ़ी? उसने कहते के साथ ही हाथ फ़ोन की जानिब बढ़ाया तो हरम ने मुस्कुराकर हाथ उठाकर उन्हें किसी भी किस्म की ज़ियाफ़त से बाज रहने का इशारा किया। मैं कुछ मसरूफ़ हूँ अंकल, चाय कॉफ़ी के लिए फिर कभी हामी भर ली जाएगी। अभी बराहे करम मुझे बाकिर साहब के कैबिन का बता दीजिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे तुम बात कर लेना, लेकिन कुछ हमारे साथ भी तो बैठो। अपनी मसरूफ़ियत के बारे में बताओ। सोहेल का कारोबार कैसे रुख इख्तियार कर रहा है और तुम कैसे देखते हो कारोबारी तरक्की को?
डैड के बिज़नेस के साथ अगरचे मैं अभी तक ठीक से मानूस नहीं हो पाया हूँ अंकल, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें मुझे समझ आने लगी हैं। बिज़नेस डीलिंग्स के अलावा भी बहुत से काम सर अंजाम देने होते हैं। मेहनत, लगन और अथक गर्मजोशी ही किसी भी कारोबार की तरक्की का पहला जीना साबित हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी कारोबार को ज़मीन से उठाकर आसमान तक नहीं पहुंचा सकता। वो तमतमाते चेहरे के साथ मुस्कुराकर तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था और रमीज़ उसकी मासूमियत पर महज मुस्कुराकर सर इस बात में हिला रहे थे। ये बच्चा क्या इसकी पड़ताल करने को अहमद कह रहा था? ये अहमद भी ना कभी कभी ज़ायदादाज ज़रूरत ही मशकूक हो जाता है। तो मेहनती हो हरम, और मुझे ज़हीन लोग भी इतना मुतासिर नहीं किया करते जितना मेहनती करते हैं। तुम एक ऐसी जगह से आए हो जहाँ पर किसी का भी मुस्तकबिल किसी भी तरह महफूज नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से निकले और यहाँ के ऐशो इशरत के बावजूद भी तुमने बिगड़ने के बजाय मस्बत पहलू की पैरवी की। इंसान की असल हमेशा साजगार से माहौल में वाज़ेह हुआ करती है तब जब वो सब कुछ करने का अहल हो, लेकिन फिर भी अपना हाथ हर उस काम से रोक लेता हो जो उसके लिए दुरुस्त नहीं। मैं तुमसे यकीनन मुतासिर हुआ हूँ। वो सताइशी निगाहों से उसे देखकर कहता पीछे को होकर बैठा था। हरम मुस्कुराया, फिर सर को खम देकर उनकी जानिब से की गई तारीफ़ वसूली। आपकी जानिब से की गई इस तारीफ़ के लिए मेरे पास जवाब में कहने के लिए कुछ भी काबिल कदर नहीं, लेकिन आपका बेहद शुक्रिया अंकल। मैं एक कामयाब बिजनेस टाइकन की जानिब से किए गए इस तारीफ़ी कॉम्प्लीमेंट को अपने लिए एजाज़ गर्दानता हूँ। उसके मुकाबिल बड़ा जमान रमीज़ ने उसे सराहते हुए सर इस बात में हिलाया था। फिर वो हाथ आगे बढ़ाकर साथ रखा इंटरकॉम उठाने लगा। जावेद अंकल के बाद तो बहुत मुश्किल हुई होगी आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मामलात संभालने में। और उसने देखा कि गर्मजोशी से रमीज़ के बड़े हाथों में अगले ही पल सर सी लहर दौड़ गई थी। उसकी निगाहें रमीज़ के हाथों से सफ़र करती उसके चेहरे की जानिब उठी थी। जमे दांत, माथे पर उभरे बिलों में इजाफा, अबरू का यखलक थी, तन जाना, लबों का पीछे की जानिब भिंच जाना बस एक लम्हे का खेल था। वो अगले ही लम्हे संभल कर उदासी से मुस्कुराया था। हरम की आंखों से उसकी वो एक लम्हे की पेचीदा सी जुम्बिश छुपी नहीं रह सकी थी। वो बगौर उसके तासुरात देख रहा था, लेकिन जो ही रमीज़ ने उसकी जानिब देखा तो वो परेशान सा नज़र आने लगा, फ़िक्रमंद सा, प्यारा सा। जावेद और बाबा के जाने के बाद इस इंडस्ट्री ने बहुत ख़राब वक्त का सामना किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि इसे दोबारा से खड़ा कर सकूं। इन दोनों की कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए जो कर सकता था वो मैं ज़रूर किया। ओह आई एम सॉरी जावेद अंकल, आपके छोटे भाई थे, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ को। उसकी बातों पर रमीज़ खामखाही खनखारा था। हरम की ठंडी आंखें उसके हाथों पर फिसली। कुर्सी के हत्थे को रगड़ते हाथ, अंदरूनी खलफशार की निशानी। बाकिर साहब का ऑफिस राहदारी से जानिब है। पहले हाथ पर जो पहला ऑफिस है वो उसमें मिलते हैं। वह बामुश्किल मुस्कुराया तो हरम सर को खम देता उठ खड़ा हुआ। वो शुक्रिया करके अभी पलटने ही लगा था कि रमीज़ की आवाज़ पर ठहर सा गया। हरम, क्या तुम गन्स में दिलचस्पी रखते हो? एक शक, एक शुबा, बस एक लम्हे की निगाह थी वो। उसे अपनी पुश्त पर रमीज़ की छेदती निगाहें बाखूबी महसूस हुई थी। वो अगले ही लम्हे पलटा था उन्हीं ठंडी आंखों से लम्हे भर के लिए रमीज़ की आंखों में देखा और फिर नासमझी से मुस्कुरा दिया। नहीं अंकल, मुझे गन से खौफ आता है, मैं उन्हें कहीं हाथ तक नहीं लगा सकता। ज़राबाद में होने वाले वाक़ये के असरात खासे गहरे थे। मैं तब से ही हथियारों से खौफ ज़दा रहने लगा हूँ। उसने सर इस बात में हिलाकर एक बार फिर पलटना चाहा, लेकिन रमीज़ की आवाज़ ने उसे एक बार फिर से रोक लिया था। ये ज़ख़म कैसे आए तुम्हें? मैं जीनों से गिर गया था अंकल। मॉम ने बताया होगा आपको कि मैं किस कदर क्लमज़ी हूँ। वो सर खुजाता हुआ शर्मिंदा सा पड़कर उन्हें बताने लगा तो रमीज़ का कहका बुलंद हुआ। एक लम्हे कबल के शकूक व शुबहात हवा में बहकर गायब हो गए। इस जैसे लड़के पर शक करना बेवकूफ़ी तो हो सकती है, लेकिन अक्लमंदी हरगिज़ भी नहीं। अब कि उसने एक बार फिर से सर इस बात में हिलाया और फिर बाहर की जानिब बढ़ाया। ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? जावेद के साथ इसका हकीकी ताल्लुक़ यकीनन खुशगवार नहीं था, हो ही नहीं सकता। अगर होता तो जावेद का घराना कभी यूँ सड़कों पर ठोकरें नहीं खा रहा होता। ये अदाकारी कर रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है?
उसने अगले ही पल सर झटका था। फिर बिना किसी दिक्कत के बाकिर के ऑफिस की जाने मुड़ गया। वो अंदर बैठा लैपटॉप में मसरूफ़ था। उसने चंद पल उसे दरवाजे में खड़े होकर देखा और फिर आगे बढ़ाया। बाकिर ने यखलक थी किसी की मौजूदगी महसूस करके सर उठाया और फिर हैरान सा सीधा हो बैठा। वो हरम से रज़ा की मेहंदी में मिल चुका था। वो अब उसके ऐन सामने कुर्सी पर बैठ रहा था, उसकी इजाज़त के बगैर, सपाट आंख के लिए। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी असले फराहम करने के मुख्तलिफ कारोबार, ड्रग्स के हर मौजूदा धंधों में मुलविस और शराब खानों की जानिब अक्सर रुख करने वाले बेहद शरीफ से बाकिर हमदानी से माफ़ी मांगने आया हूँ मैं, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? उसने एक जानिब गर्दन ढलकाकर इंतहाई पुरसुकून सा इस्तफ़ार किया था। बाकिर जो अभी उससे कुछ सख्त सा कहने ही लगा था, अपनी जगह जम सा गया। उसके लब अध खुले रह गए थे और आंखें लम्हे भर के लिए पथराई थी। वो अपने असाब पर काबू रखने वाला मजबूत बंदा था, लेकिन हरम ने उसे इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर घेर लिया था और उसका अगला कुदरती सा रद्द अमल भी उसकी निगाहों से पोशीदा न रह सका था। रद्द अमल जो इंसान की असल हुआ करते हैं। क्या चाहते हो? उसने अपना दफा करने के बजाय पेशानी पर बल समेटकर कहा था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर बिजली की तेज़ी से बाकिर की गर्दन दबोचकर उसका रुखसार टेबल पर पटका। दूसरे हाथ से महारत के साथ उसने तेज़ धार कलम अचक लिया था और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो कलम अब बाकिर की शहरक पर रख भी चुका था। वो उसकी मजबूत गिरफ्त तले मचलने लगा था। मुहस्सिब से कहो कि सानिया से दूर रहे, नहीं तो उसके बाप के कुछ ऐसे कारोबार भी मेरी निगाहों में हैं कि अगर उनकी रसाई इस दुनिया तक हो गई तो वो अपना अगला सांस तक नहीं ले सकेगा। उसने कलम उसकी गर्दन पर रखकर हल्का दबाया तो बाकिर की दबी दबी सी चीख निकली। वो नाजुक जगह पर तेज़ धार सा कलम रखा होने की वजह से हिल तक नहीं पा रहा था। फिर उसने उसका सर बालों से पकड़कर ऊंचा किया और कलम हाथ में घुमाकर उसकी एक आंख के बिल्कुल करीब निशाना लिया। बाकिर का सांस तक रुक गया। कलम की नोक उसकी आंख से चंद इंच के फासले पर थी। हरम ने कारदार आंखें उसकी आंखों में गाड़ी थी। फिर हौले से बोला, मुअस्सिब को मेरा पैगाम दे देना, और अगर तुमने मेरी इस माफ़ी की खबर किसी के भी कान में डालने की कोशिश की तो प्लीज़, मैं किसी से नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दो। उसका सांस हरम की गिरफ्त तले खुश्क हुआ जा रहा था। उसने समझकर सर हिलाया और फिर पीछे हो गया। बाकिर ने यकदम ही खुलकर सांस लिया था। उसे बेसाख्ता ही खांसी भी आई थी। हरम ने आगे बढ़कर कलम उसके टेबल पर सलीके से रखा और फिर सर को खम दिया, अपना हुड दुरुस्त किया, बालों में हाथ चलाकर उन्हें पीछे की जानिब जमाया, हल्का सा मुस्कुराया और फिर पलट आया। बाकिर मुंह खोले उसे देख कर रह गया था। उसने कपकपाते हाथ चेहरे पर फेरे थे। हरम की बेरहमी और फिर चेहरे पर फैली उस एक मुस्कुराहट ने उसे सुन कर दिया था और राहदारी में कदम उठाते हरम का चेहरा बिल्कुल सपाट हो रहा था। उसका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। ज़ावियार ने अस्पताल की राहदारी में कदम रखा और फिर कदम कदम चलता आगे बढ़ता गया। उसने पिछले कई महीनों से रुबीना को नहीं देखा था। वो अब उस मेंटल हॉस्पिटल ही में मुस्तकिल तौर पर रहा करती थी। उसका ज़हनी तवाज़ुन ज़राबाद वाले वाक़ये के बाद बुरी तरह मुतासिर हुआ था। शुरू के कुछ सालों तक तो वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो खामोश होती गई थी। वो इस वाक़ये से कबल ही बेहद गमज़दा और ख़ुद तरसी का शिकार रही थी। उनका शौहर उन्हें ऐन जवानी में एक बच्चे की जिम्मेदारी के साथ छोड़कर फरार हो गया था। वो अरसे तक आईने में खुद को देखकर टटोलती रही। वो कहाँ से नामुकम्मल थी, वो कहाँ से बदसूरत थी, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया था। ज़ावियार तब उनके इस रवैये पर तुर्श होने लगा था। वो अक्सर उनसे बदतमीज़ी कर जाया करता था, लेकिन वो फिर भी उसे साथ लगाकर प्यार करती रहती। अब उन्हें ऐसे देखकर ज़ावियार को अपनी हर बदतमीज़ी और तकलीफ़ दे रवैये पर अफसोस होता था। वो इस गिल्ट के बायस आधी रातों तक में उठकर बैठ जाया करता था कि काश वो कभी रुबीना को इस कदर तकलीफ़ देने वाली बातें ना कहता। काश वो खुद को चलाने से बाज रख लेता। काश वो कभी ऐसा ना करता। काश काश काश। उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी थी। ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों की अजियत ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेती आखिर। वो उस छोटे से घराने को बचाने के बायस उसने अपना बहुत प्यारा दोस्त खो दिया था। उसने हरम को खो दिया था, क्योंकि उस दिन
वो उस दिन बस्ती से बाहर नहीं गई थी, बल्कि वो उस रोज़ हरम की माँ के साथ ही उनके घर में मौजूद थी और उनकी आंखों के सामने ही दहशतगर्दों ने राना बेगम की कलाइयाँ काटी थी। उनके सामने ही उन्हें बेरहमी से कत्ल किया गया था। वो जाने कैसे उनसे जान बचाकर भाग आई थी। वो उस दिन शहवार की जानिब गया था, वो उसे बचाने गया था, लेकिन बस्ती से बाहर की जानिब उसे अपनी माँ भागती हुई दिखाई दे गई थी। वो बेकल होकर उनके पीछे लपका था। उसे शहवार भूल गई, उसे हरम भूल गया, उसे अपना आप तक भूल गया। उसे अगर कुछ याद रह गया था तो वो उसकी माँ थी, लेकिन फिर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन कभी दुरुस्त जगह पर ना ला सकी। उन्हें याद न रहा कि उनका कोई एक अदद बेटा भी है। वो खामोश खड़ा कमरे के पार से रुबीना को देखे गया। वो अंदर बेड पर बैठी सामने नज़र आती मटियाले रंग की दीवार को टिकटिकी बांधे तकती जा रही थी। उसने गहरा सांस लिया, फिर दरवाज़ा धकेलते अंदर चला आया। रुबीना ने उसकी जानिब चौंक कर देखा था। वो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। शायद उन्हें वो याद आ जाए, शायद वो उसे दोबारा से अपना बेटा कह सके। वो करीब चला आया, फिर उनके बिस्तर के करीब अपनी कुर्सी खींची। जो ही उनके हाथों की जानिब अपने हाथ बढ़ाए तो रुबीना ने यखलक दी, अपने हाथों की पुश्त को पीछे छुपा लिया। उसके हाथ खाली से हवा में मुअल्लिक रह गए थे। फिर उसने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। क्या मैं आपको याद आया रुबीना? उसके पूछने पर भी वो गर्दन एक जानिब ढलकाए सामने दीवार को तकती रही थी। उनके लिबास से दवाइयों की बहुत तेज़ नागवार सी बू उठ रही थी। होंठ के एक जानिब से थूक निकल कर लिबास पर गिर रहा था। उनकी जहनी हालत को पुरसुकून रखने के लिए जो दवाइयाँ उन्हें दी जाती थी, ये सब उनके असरात थे। उनका जिस्म भी हौले हौले कपकपाता रहता था। वो किसी का सहारा लिए बगैर खड़े होने से कासिर थे। क्या आपको मैं थोड़ा सा भी याद नहीं अम्मा? उसके हलक में कुछ नमकीन सा गिरा था, लेकिन जवाब नदारद। ये वही रुबीना थी जो कि उसकी हल्की सी चोट पर बुलबुला जाया करती थी। आज वो रुबीना अपने उस एक इकलौते बेटे को भूल गई थी। वो एक बेटा अपने एक आखिरी रिश्ते को खोता हुआ देखकर गहरी सी तकलीफ़ का शिकार हो रहा था। वो उन्हें यूं ही देखता रहा और फिर कुछ देर बैठने के बाद वो वहाँ से उठाया। उस बस्ती पर वार्द हुए अजाब ने एक नहीं कहीं जिंदगियां तबाह कर दी थी, और वो इस अजाब देने वालों को अजाब देने ही मंजर आम पर नमूदार हुआ था। उसने हरम को अपना यकीन दिलाने की कितनी कोशिशें की थी, लेकिन एक वो था कि उसकी किसी भी बात को सुनने पर राज़ी नहीं था। वो अपने बाप को ढूंढ रहा था। वो उस एक शख्स को ढूंढकर उसे अपने हाथों से कत्ल करने के लिए मंजर आम पर नज़र आया था, जिस आदमी ने उसकी माँ को सारी ज़िंदगी अजाब के गड्ढे में रखा था। बस वो उस आदमी को ढूंढ कर कत्ल करने के बाद अपनी माँ को लिए इन सारी जगहों से दूर चला जाएगा। यही उसका प्लान था। लेकिन फिर कुछ चीज़ें इंसान तय करते हैं और कुछ चीज़ें इंसान से तय होकर ज़मीनी रास्तों का सफ़र किया करती हैं। उसे तालूत के ज़रिए हरम की सरगर्मियों का इल्म हो गया था, और फिर उसे अपने अंदर पलते सालों के गुस्से को निकालने का मौका मिल गया। वो हरम को अजियत देना चाहता था, क्योंकि उसने भी ज़िंदगी के कई साल उसकी वजह से अजियत में काटे थे। उसने हरम का पीछा शुरू कर दिया। वो जिन जिन जगहों पर गया, जावियार ने भी वहाँ जाना शुरू कर ज़रूरी समझा। वो बस उसके काम में झोल पैदा करना चाहता था। वो उस लड़की को तकलीफ़ पहुँचाने गया था, क्योंकि वो हरम की हिफाजत में थी। उस लड़की के नुकसान पर हरम का नुकसान यकीनी था, लेकिन वो उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सका। उसने आगे बढ़कर फंसी को लातों और घुंसों से ज़ख्मी कर दिया। ये वो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो फिर भी यही कर रहा था। राहदारी में चलते हुए उसने अपना जेब में अरसा हाथ निकालकर निगाहों के सामने किया। इस ज़ख्म पर उसने जाने क्यों पट्टी बांध ली थी, हालांकि वो तो कभी ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला शख्स नहीं था। स्याह घनघोर पलकों की छाँव उसकी हर जानिब बिखरने लगी थी, और वो उस छाँव से घबराकर सर चटकता तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा था। वो जल्दी जल्दी यूनी से फारिग होने के बाद इल्हाम के साथ घर चली आई थी। सोफिया ने आज उसे इल्हाम को अपने साथ लाने के लिए कहा था। उसका रिश्ता होने जा रहा था। वो उसे मुकम्मल तौर पर खुश देखना चाहती थी, जैसे कि हर लड़की अपने नए बनते रिश्ते पर खुशी से किलकारियाँ भरा करती थी। बिल्कुल वैसे ही वो भी उसे उसी तरह खुशी से चहकते हुए देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा होना नामुमकिनात में से ही ठहरा। वो मैच्योर और सोबर थी। उससे अब ऐसे किसी बचकाना से रवैये की तवक्को करना बिल्कुल ही बेकार था। घर आकर उसने ताज़ा शावर लिया और फिर सोफिया की फरमाइश पर हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत सी बारीक कढ़ाई वाली लिबास ज़ेब तन कर लिया था।
स्याह बाल कमर पर खुले होकर गिर रहे थे और वो महज सादगी में ही इतनी खूबसूरत लग रही थी कि फरखंदा खाला ने उसकी कहीं बलाएं एक साथ ही ले डाली थी। सोफिया तो चंद पल उसे गुंग सी देखे गई थी। यूँ लगता था गोया उनकी जवानी उनके सामने खड़ी हो। वो उन्हें किचन में अपना आप दिखाने आई थी। जाहिर था कि वो ये सब महज सोफिया की खुशी के लिए कर रही थी। उन्होंने एकदम आंखों में उभरती नमी छुपाने के लिए रुख फेरा। मैं कुछ मदद करवा दूँ अम्मी? नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में। मेरे साथ फरखंदा खाला और इल्हाम है, हम कर लेंगे सब कुछ आराम से। और वो बहस किए बिना सर हिलाकर पलट आई थी। इल्हाम और वजदान तख्त पर बड़ा जमान बातों में मसरूफ़ थे। उसने एक नज़र उस खुशगवार सी चहल पहल वाले माहौल पर डाली और फिर आसूदा सा दिल लिए कमरे में चली आई। अंदर आकर वो खामोशी से आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। अपने गोरे गुलाबी से सरापे को चंद पल यूं ही खाली खाली निगाहों से देखे गई। उसे उस लम्हे जावेद बहुत शिद्दत से याद आए थे। अगर जो बाबा उस समय यहाँ होते तो उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता था। उसका हलक अगले ही पल आंसू की नमी से भारी होने लगा था। कहीं आंसू पलकों पर ठहर भी गए थे। उसने गहरा सांस लेकर उभरते आंसू पर बामुश्किल काबू पाया था। फिर हाथ आगे बढ़ाकर ब्रश उठाया। धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक वो उसे स्याह बालों में चलाती रही। फिर कंधे पर लटका शफून का गुलाबी दुपट्टा ही हाथ बढ़ाकर सर पर डाला। चेहरे के अतराफ में गिरती स्याह लिट्टे लिए और सर पर गुलाबी सा दुपट्टा डाले। स्याह घनघोर पलकों से सजी आंखें लिए वो खूबसूरत थी और खूबसूरत लग रही थी। अगले ही लम्हे कच्चे सहन से बहुत सी लोगों की आवाज़ें उसे यहाँ तक वाज़े तौर पर सुनाई दी थी। कदमों की आवाज़ें, कहकू, खुशगपियों की आवाज़ें। शायद वो लोग आ चुके थे, लेकिन उसके अंदर इतनी खामोशी क्यों थी? फिर वो क्यों खुद को इतना खोखला, इतना खाली महसूस कर रही थी भला? थोड़ी ही पहर इल्हाम कमरे में चली आई। उसके अन पीछे आ खड़ी हुई। अपनी प्यारी सी दोस्त का सरापा मुस्कुराती आंखों से कैद किए उसने नाज़नीन के अच्छे नसीब के लिए बहुत सी दुआएं मांगी थी। थोड़ी लिपस्टिक ही लगा लेती नाज़नीन। उसे बेहद सादगी का एहसास हुआ था। नाज़नीन ने कोफत से नफ़ी में सर हिलाया। इल्हाम ने गहरा सांस लिया। फिर वो उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ गई। रिश्ते वालों में महज एक अधेड़ उम्र खातून थी। उसके साथ एक पक्की उम्र का उड़े उड़े बालों वाला मर्द था, जिसके अंदर को धसी आंखें देखकर जाने नाज़नीन क्यों गैर आरामदेह हुई थी। साथ शाइस्ता ताई बड़े कुरोफर से एक जानिब बड़ा जमान थी और उनके दाएं हाथ पर नैना बैठी थी। ये लड़की है हमारी नाज़नीन, साले है ना खूबसूरत? शाइस्ता ताई के अंदाज पर उसने नासमझी से इल्हाम की जानिब देखा था। सोफिया खनखार कर यखलत आगे हो बैठी। भाभी, लड़का कहाँ है? अगर उसे भी देख लिया जाता तो अच्छा हो जाता। और शाइस्ता की आंखें अगले ही लम्हे उबल पड़ी थी। सामने बरस जमान साहलिया नामी खातून ने नागवारी से सोफिया की जानिब देखा। उड़े बालों वाला मर्द भी अगले ही पल बदमज़ा हुआ था। क्या मतलब सोफिया? यही तो लड़का है हमारा, शुजा नसीम। और बरामदे में एक साथ ही बहुत बेचैनी, बहुत बेयकीनी सी फैल गई थी। लेकिन भाभी, ये तो... अरे मैं जानती हूँ सोफिया कि तुम उम्र का ही राग अलापती रहोगी, लेकिन देखो आजकल उम्र कौन देखता है? सब गरम जेब और बैंक बैलेंस ही को निगाह में रखते हैं। और जहाँ तक बात शुजा की है तो वो एक इंतहाई नेक लड़का है, अपना कमाता है और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। अब तुम्हारा घर तो नाज़नीन ही की कमाई से चलता है ना। अगर इसकी भी शादी हो जाएगी तो सोचो तुम्हारा और वजदान का खर्च कौन उठाएगा? शाइस्ता की जानिब से छोड़ा गया जहर में बुझा तीर सीधा नाज़नीन की नस्वानियत पर वार कर गया था। उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसकी अना पैरों तले मसल दी गई थी। लेकिन भाभी, ये गलत बात है। क्या गलत है इसमें? तुम्हारी नाज़नीन कौन सी अब नन्ही काकी है भाई? वो भी अब 28 की होने वाली है। लड़की से पक्की औरत बन चुकी है अब वो भी। कुछ सालों बाद इस हुस्न के बावजूद भी कोई बड़ी उम्र के बायस इस घर की दहलीज को पार नहीं करेगा। इसीलिए ज़िद छोड़ो और शुजा का रिश्ता कबूल कर लो। बहुत अच्छा बच्चा है ये। सफ़ाक अगर किसी इंसान का नाम होता तो वो शाइस्ता ही कहलाती। बरामदे में बड़ा जमान नाज़नीन अंदर से पल पल फना होने लगी थी। शुजा की ललचाती निगाहों ने उसके सारे वजूद को पल में ही बेलिबास सा कर दिया था। उसे अपनी गर्दन पर बेतहाशा सी जलन महसूस होने लगी थी। लड़कियों की एक ख़ास उम्र निकल जाए तो कोई भी मर्द उनमें दिलचस्पी नहीं लेता सोफिया, समझो इस बात को। बहुत हमदर्दाना सा मशवरा दिया गया था उन्हें, लेकिन अगले ही पल सोफिया यखलकती उठ खड़ी हुई थी। उनके साथ ही सब उठे थे।
सिवाय नाज़नीन के वो अपने हाथों को गोद में रखे रेत का मुजस्मा बनी, पल पल गोया ख़त्म हो रही थी। हमें ये रिश्ता नहीं करना, जा सकते हैं आप लोग। सोफिया की इस कदर सख्त आवाज़ उसने ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। सोच लो सोफिया, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। अपनी बेटी के हुस्न को कैश करवाओ और ऐश करो। वैसे भी सारी ज़िंदगी इसकी वजह से ही तो ज़िल्लत का शिकार रहे हो। अगर अब अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए इसे इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें क्या कबाहत है। और इल्हाम ने बेसाख्ता ही मुँह पर हाथ रख लिया था। वजदान सफ़ेद चेहरा लिए सारी कार्रवाई तकरा था। फरखंदा खाला का अपना दिल भी बेतरह दुखने लगा था। और सोफिया, वो तो बाकायदा रोने लगी थी। बस एक वही थी जो मुर्दा आंखें लिए बिना किसी तासुर के बैठी रह गई थी। ऐसा नहीं था कि उसे जवाब देना नहीं आता था, लेकिन ताई ने बात ही इतनी बेरहमी से शुरू की थी कि उसका अंदर बुरी तरह ज़ख्मी होकर रह गया था। बीबी, कोई शहज़ादा नहीं आएगा आपके लिए, और ऐसी लड़कियों के लिए तो कोई भी नहीं आता जिन पर पहले से मुंह मारा गया हो। किसी का रिश्ता इनकार करने से कबल अपनी फटी चादर का हाल भी देख लेना चाहिए। और ये आखिरी बार, इस आखिरी बार ने उसके दिल को छनाके से तोड़ दिया था। उसके सीने में इस कदर शदीद तकलीफ़ हुई कि उसे जिस्मानी तौर पर भी उसका दर्द महसूस होने लगा था। उसके इर्द गिर्द इतने मुर्दार थे, इतने गिद्ध थे, इतने सांप थे। वो अब इस वार तले अपनी अधड़ी ज़ात को कैसे समेट पाएगी। अंदर रगों में बहुत से कांच टूट कर बहने लगे थे और उनकी अजियत हर रग में महसूस होने लगी थी। वो लोग बकते झकते घर से बाहर निकल गए और वो आज उसी बरामदे में बैठी जिंदा ही मार दी गई थी। सोफिया अगले कहीं पैरों तक बरामदे में बराजमान बुलंद आवाज़ से रोती रही। फरखंदा खाला और इल्हाम उन्हें तसल्ली देते हुए रात के गहरा होने पर पलट गई। उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि नाज़नीन का सामना कर सकते। वो सब उसके मुजरिम थे, वो सब उसके गुनहगार थे। उसने कमरे का दरवाज़ा अपने पीछे खामोशी से बंद किया और फिर शेफून का दुपट्टा सर से उतारकर दूर डाल दिया। खुद वो बेड से पूँछ टिकाए ज़मीन पर बैठी चली गई थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। ज़ख्मी आंखों में अपना वजूद कुचला जाने का दुख सा भर गया। उसने हाथों से एक बार फिर अपनी गर्दन साफ करनी चाहिए थी। फिर वो ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन रगड़ने लगी। सुनहरी तितलियाँ यकदम ही उस पर वार हुई थी। उसकी सिसकियाँ कमरे की सर्द फिजा में तहलील होने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे से जावेद की तस्वीर निकाली दराज से और फिर उसे अपने रुखसार तले रखकर वो बेतहाशा रोई। उसका वजूद ज़लज़लों की जद में था। आंखें ज़ख्मी होकर गुलाबी पड़ने लगी थी, सांस अखड़ने लगा। बाबा की याद ने उसके दिल में खंजर सा घोंप दिया था। वो इस तस्वीर को अपने रुखसार तले रख कर ही ठंडे टाइल्स पर लेट गई थी। उसके आंसू तस्वीर पर गिरने लगे। क्यों वो सबकी तरह नहीं हो सकती? क्यों उसकी ज़िंदगी दुखों का गहवारा रही? वो क्यों सबकी निगाहों में अब नॉर्मल बनकर रह गई? वो क्यों एक नॉर्मल लड़की नहीं बन पाई? उसने बहुत कोशिश की थी सब जैसा बनने की। उसने इस कोशिश में अपना आप तक ज़ख्म कर लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? कोई आया, उसके वजूद को छलनी करता हुआ गुजर गया। जावेद की तस्वीर को अपने रुखसार तले रखकर वो शिकवे करती जा रही थी। उसके कहीं आंसू तस्वीर पर गिरने लगे थे। तकलीफ़ इस कदर गहरी थी कि उसे सांस लेने में दुश्वारी सी महसूस होने लगी। वो बच्चों की तरह हिचकियों से रो रही थी। उसी पहर बहुत से लेंस के दरमियान खड़ा हरम बाहर हाथ लंबा किए पिस्टल से सामने झूलता निशाना लेने ही लगा था कि बेसाख्ता ही उसके दिल में कुछ चुभा था। उसने नासमझी से अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। नाज़नीन के दिल को अजियत भेजने लगी तो उसका दिल भी किसी अनदेखी सी तकलीफ़ में जकड़ने लगा था। उसने पिस्टल वाला हाथ नीचे कर दिया, फिर गहरे गहरे सांस लिए। क्या हो रहा था ये? वो झुका। नाज़नीन की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। हरम की तकलीफ़ सवा होने लगी। वो समझने से कासिर था कि ये किस किस्म का दर्द हो रहा था उसे। यकदम ही उसे अपने हाथों पर उन खून आलूद हाथों का लम्स महसूस होने लगा था। वो वादा उस एक शख्स के किए वादे की डोर थी जो उसके और नाज़नीन के गिर्द कस दी गई थी, क्योंकि वादे कभी पुराने नहीं हुआ करते थे। वो झुका और फिर पिस्टल एक जानिब रख दी। माथे पर लहराते बाल पसीने से गीले लगते थे और सीने में उभरती अनजानी सी तकलीफ़ ने उसे परेशान सा कर दिया था। वो अपनी पुश्त दीवार से टिकाए खामोशी के साथ बैठ गया। उसे सांस के साथ तकलीफ़ बढ़ती हुई महसूस होने लगी थी। एक जानिब वो ज़मीन पर बेबसी से दराज रो रही थी और दूसरी जानिब वो दीवार से पुश्त टिकाकर बैठा था। ये जाने बगैर के दर्द की अनदेखी सी डोर में वो उसके साथ परो दिया गया था। अब उनकी तकालीफ बराबरी की सतह पर आने लगी थी, क्योंकि वो कहीं
अंदर उस वादे के तहत एक दूसरे से जोड़ दिए गए थे। 5 साल कबल उसने माजी और शहवार का जनाजा पढ़ लिया, उन्हें दफनाया। कहीं रातें वो फिर सो नहीं सका, कहीं रातों का चैन तबाह हो गया। जिंदगी उजड़ गई और रातों के अलावा दिन भी स्याही में ढले महसूस होने लगे। वो अब कहीं कहीं घंटों खाली खाली सा बैठा दीवारों को तकता रहता था। उसने हर एक से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, ना तालूत से मिलता ना सारंग से, और ज़ाव्यार की तो उसने उस दिन के बाद से शक्ल तक नहीं देखी थी। वो उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा घंटों दरवाज़ा पीटता रहता, लेकिन उसने कसम खा ली थी ज़ाव्यार की शक्ल ना देखने की। वो बिलखसूस दहशत गर्दों का हमला नहीं था उनकी बस्ती पर। शहर से खासे फासले पर मौजूद होने के बायस इस बस्ती से फ़ायदा उठाया गया था। यहाँ के बहुत से लोग गायब थे और कुछ के अज़ा निकाले जा चुके थे, जो आगे बहुत महंगे और भारी दामों फ़रोख्त होने वाले थे। वो एक तयशुदा और प्लान्ड हमला था। इस हमले का नफ़ा नुकसान पहले से तय कर दिया गया था। वो ऑर्गन ट्रैफिकर्स का हमला था। माजी के साथ बहुत से लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद उन सबको अंदाज़ा हुआ कि राना बेगम के भी बहुत से अज़ा उनके जिस्म से गायब थे, यानी जब वो ज़िंदा थी तभी उनके अंदर से अज़ा निकाले गए थे, क्योंकि वक्त कम था और काम बहुत ज़्यादा। वो उन लोगों को बेहोश करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। हरम ने आंखें मीच ली। हलक में बहुत कुछ अटक सा गया। दिल दर्द से फटने लगा। यकदम उसे लगा जैसे उसके हलक से उबल कुछ बाहर आने लगा है। वो उठकर बाहर की जानिब भागा। माँ और शहवार के बारे में सोचते हुए उसका मैदा गहरे असर का शिकार हो जाया करता था। वो उसी तरह की कई बार क्या कर चुका था। उसने वो पूरा महीना अपने घर के अंदर बंद होकर गुजारा था। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, उसकी हयात मर चुकी थी, कुछ भी बाकी ना था, सब खाक साबित हुआ था। उसे अंदाज़ा ना हुआ कि कितनी रातें थम चुकी हैं, कितनी रातों का आना अभी बाकी है। और फिर एक दिन तालूत उसके घर चला आया। वो हर रोज़ आता था, लेकिन हरम तो जैसे मुर्दा हो चुका था। उससे किसी भी रद्द अमल की तवक्को करना बेकार था। लोग आते, दरवाज़ा पीटते और फिर बेबसी से वापस पड़ जाते, लेकिन तालूत मज़ीद उसे अपनी ज़िंदगी तबाह करते हुए नहीं देख सकता था। उसने अगले ही लम्हे उसके घर का दरवाज़ा तोड़ डाला। हरम कमरे में पेटी के पीछे रोशनी से छुपकर बैठा हुआ था। उसे अब रोशनियाँ खौफज़दा करती थी। तालूत ने हर कमरे में झांक कर देख लिया, लेकिन वो उससे ना मिला, और वो अभी हार मानकर पलटने ही लगा था कि ठहर सा गया। फिर दबे कदमों आगे बढ़ाया, और जो मंजर उसने देखा वो उसकी आंखों में आंसू भर गया था, क्योंकि हरम पेटी के पीछे बैठा अपने कानों पर हाथ रखे हुए था। उसने अपने घुटने समेट कर सीने से लगा रखे थे और वजूद था कि इस गर्मी में भी लर्ज रहा था। उसने अपनी माँ की कटी कलाइयाँ देखी थी। उस लड़के का नॉर्मल होना बहुत मुश्किल था। वो रो रहा था, उसका वजूद ढांचे की सूरत महसूस होने लगा था और हड्डियाँ बाखूबी दिखाई देने लगी थी। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा था, फिर उसे गले लगा लिया। वो कितनी ही देर उसके कंधे से लगा रोता रहा था। तालूत ने अपनी आंखें जब्त से बंद कर ली थी। उसके अपने अंदर तकलीफ़ फैलने लगी थी, क्योंकि जिन्हें खून पसीने की मेहनत के बाद जवान होते देखा जाए, उनका ये टूटा बिखरा सा वजूद देखकर हर तकलीफ़ सिमट जाती है। अपने नुकसान पर सांस तक रुकने लगता है, और हरम की ऐसी हालत उसका सबसे बड़ा नुकसान थी। उसी पहर कमरे के दरवाजे में कोई नमूदार हुआ था। वो उसका दोस्त था, वो ज़ाव्यार था। फिर उसके पीछे ही परेशान सा सारंग भी दिखाई दिया। उनके नुकसान से कहीं ज़्यादा गहरा नुकसान हरम के हिस्से में रकम था। ज़ाव्यार ने उसकी ऐसी हालत देखी तो चेहरा फेर लिया। वो उस दोस्त को ऐसे टूटकर बिखरते नहीं देख सका। सारंग तो बाकायदा रोने लगा था। तालूत की अपनी आंखें नम महसूस होती थी। वो साथी थे, वो अज़ाज़िलियन थे। वो एक जिस्म थे, और जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ में था तो जिस्म का दूसरा हिस्सा क्यों ना इस तकलीफ़ के ज़ेरे असर ज़िंदा रहता। लेकिन यूं ही हरम की निगाह ज़ाव्यार पर पड़ी तो उसकी सिसकियां सिमट गई। सुलगा देने वाली जलन ने उसके सारे वजूद का अहाता कर लिया। उसका जिस्म गुस्से की आग में भड़ जलने लगा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसे याद था कि उसका पूरा वजूद पसीने में भीगा हुआ था। भूरी आंखों में क़यामत की सी सुर्खी ने सर उठाया था। ज़ाव्यार आगे बढ़ाया, लेकिन हरम 2 कदम पीछे हट गया, और उसके पीछे हटते कदमों को देखकर ज़ाव्यार अपनी जगह ही ठहर गया था। इन 2 कदमों ने उसके दिल पर पाँव रख दिया था। वो आगे नहीं बढ़ सका, वो कुछ नहीं कह सका। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज हलक ही में कहीं दम तोड़ गए। उसे उस दिन पता चल ही गया कि वो अपने दोस्त को खो चुका है, क्योंकि उस दिन वो उसे वाकई खो चुका था। हरम, मैं गया था उस दिन शहवार को बचाने, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन फिर तालूत,
इससे कह दो कि मुझे आइंदा अपनी शक्ल तक ना दिखाए। हरम ने उसकी कथई आंखों को अपनी साकित पुतलियों की कैद में लिए गीली सी जख्मी आवाज़ के साथ कहा तो वो अपनी जगह ही जम कर रह गया। तालुत बेबसी से उसकी जानिब घुमा था। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। उसकी आवाज़ कांपी थी। जिंदगी में पहली दफ़ा ज़ावियार सुल्तान की आवाज़ कांप कर रह गई थी। हरम ने उससे रुख फेर लिया और ज़ावियार के हाथ बेदम होकर पहलुओं में आ गिरे। उसके लब महज फड़फड़ा कर रह गए थे। वो अगले ही पल लब भिंचे आगे बढ़ाया था। उसने हरम की कमीज़ का गिरेबान अपनी मुट्ठियों में जकड़ा, फिर बेयकीनी से उसकी भूरी आंखों में देखा। मैं सच बोल रहा हूँ हरम। लेकिन हरम ने अगले ही पल उसके हाथों को बेहद सख्ती से झड़क दिया था। फिर वो उसे नफरत से परे धकेलता बाहर की जानिब बढ़ गया। लेकिन ज़ावियार यूं हार नहीं मान सकता था। वो उसके पीछे दौड़ता हुआ लपका। उसने उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। सारंग और तालूत नम आंखें लिए तो बेहद ज़ख्मी लोगों को देख रहे थे। तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म ज़ावियार। हरम उरीबी तुम्हारे लिए मर चुका है और तुम हरम उरीबी के लिए मर चुके हो। उसकी आंखें सुर्ख थी, तबाह हाल और कर्बनाक। इन आंखों में देखना आसान नहीं था और अब के ज़ावियार की आंखें भी गुलाबी सी नमी से जगमगाई थी। मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हरम ने उसे मुर्दा निगाहों से आखिरी बार देखा और फिर उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए। कहने को कुछ नहीं बचा था। सब कुछ हमले तले जलकर खाकस्तर हो गया था। रिश्ते, दोस्ती, एहसास, मोहब्बत, सब कुछ वो दिन था और आज का दिन था। हरम ने अपनी ज़िंदगी से ज़ावियार नामी शख्स को निकाल बाहर किया था। उसका कोई दोस्त ज़ावियार भी था। उसने सोचना छोड़ दिया। तालुत उसे अपने घर ले आया। वो सारा दिन रोता रहता था या फिर छत को तकता रहता। उसकी आंखों का खुश्क होना नामुमकिनात में से हो गया। और फिर जब एक दिन वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किए रो रहा था तो तालुत से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने धार से दरवाज़ा खोला और फिर हरम को घसीटता हुआ बाहर ले आया। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था और तालुत उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। उसने उसे बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ा किया। हालांकि उसके कदम लर्जिश का शिकार थे। उसने हरम को कंधों से थामा और फिर उसे झटके से अपनी जानिब मतवज्जे किया। क्या कर रहे हो ये अपनी ज़िंदगी के साथ? क्या ऐसे लेना चाहते हो अपनी माँ और शहवार का बदला? तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में किसी बदले को अफोर्ड कर सकते हो? उसने उसे उकसाया था। उसकी मुर्दा आंखों में लम्हे भर को नासमझी सी उभरी थी। रोने के बायस आंखों के पपोटे सूजन का शिकार थे और आंखें बेतहाशा जल रही थी। क्या कहना चाहते हो? उसकी लर्जती आवाज़ उभरी। क्या तुम उन्हें नहीं ढूंढना चाहते जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया? वो उसकी आंखों में झांका था, लेकिन हरम पल के नहीं झपक सका। वो इन खौफजदा कर देने की हद संजीदा आंखों को देखकर लम्हे भर के लिए हैरान हुआ था। अगले ही लम्हे तालुत ने दोनों कंधों से थामकर पीछे की जानिब झटका दिया। वो लड़खड़ाया। कम ऑन, मुक्का मारो मुझे, उसने कहा तो वो चंद पल नासमझी से उसे देखता रहा। उसके हाथ कपकपाहट का शिकार लगते थे। वो इन पिछले दिनों में अपनी हर सलाहियत जैसे खो चुका था। तुम नहीं मार सकते क्योंकि तुम कमज़ोर और बुज़दिल हो। तुम्हें रोना आता है बस। और तालुत की बात में जाने ऐसा क्या था कि अगले ही लम्हे उसके अंदर चिंगारी सी उभरी थी। उसके सर से लेकर पैर तक तैश की एक तेज़ लहर गुजरी थी। वो अगले ही पल आगे बढ़ा और जो ही तालुत को मुक्का मारना चाहा तो वो कमाल मुहारत से बचकर एक जानिब हो गया। बल्कि ना सिर्फ एक जानिब हुआ, उसने हरम का हाथ तेज़ी से काबू करके कमर के पीछे मरोड़ा था। लम्हे भर के लिए इंसानी चीखों से वो घर गूंज सा गया। तालुत ने उसे आगे की जानिब धक्का दिया तो वो लड़खड़ता हुआ दूर जा गिरा। आज रात अपने रोने का शौक़ पूरा कर लेना उरीबी, क्योंकि 3 दिन के सोग से ज़्यादा सोग मनाने वाले लाहनत के मुस्तहिक हुआ करते हैं। अगले दिन वो हाथों पर कपड़ा लपेट रहा था। उसके सामने पंचिंग बैग झूल रहा था और अब वो आंखें ऐसी थी गोया रोने से कभी उनका वास्ता ही ना पड़ा हो। वो बेरहम आंखें थी, वो ज़ख्मी आंखें थी, वो ठंडी और खामोश आंखें थी, वो हरम की आंखें थी। उसने अपनी सख्त निगरानी शुरू कर दी। तालुत ने उसे दोबारा से मांझ डाला। उसके हाथ एक बार फिर से मुहारत दिखाने लगे। वो अब खामोश हो गया था। उसकी नरमी सिमट गई थी। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों की सूरत पर लगाकर उड़ने लगे। वो संभल चुका था। उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त हो रही थी। जमूद का शिकार असाब अब के रद्द-ए-अमल देने लगे थे। सारंग भी उससे मिलने आ जाया करता था। वो उसका दोस्त था, लेकिन ज़ावियार की जानिब से पड़ा उसके दिल में वो खोट सालों की रियाजत के बाद भी ना निकल सका। और ज़ावियार, उसने भी फिर कभी दोबारा हरम की जानिब रुख करने की गलती नहीं की थी।
तालुत ने उसे पूछे बगैर सुहेल को उसे यहाँ से ले जाने की दावत दे डाली। उसने तालुत के फैसले पर कोई तासुर न दिया। उसके पास तासुरात की कमी होती जा रही थी। इस तबाह हाल बस्ती का हाल तालुत ने बहुत सबाव से सुहेल के गोश गुजार कर दिया था। ये भी कि हरम अब वो पहले वाला मासूम हरम हरगिज़ ना था। हरम अब बदल चुका था। उसे गुस्सा दिलाने से या फिर चुभती बातें सुनाने से परहेज़ किया जाए। उसने भी उस बस्ती से कहीं दूर चले जाने ही में आफियत जानी थी। यहाँ तो शहवार और माजी की यादें उसे सांस लेने में दुश्वारी सी देने लगी थी। वो यहाँ रहता तो शायद कभी संभल ना सकता। शायद वो रहते हुए पागल सा हो जाता। उसने सामान बांधना शुरू कर दिया। अभी उसके यहाँ से जाने में महज एक ही दिन रहता था। वो उस एक दिन को माजी और शहवार के साथ गुजारना चाहता था। अगली शाम वो उस कब्रिस्तान चला आया। कहीं घंटों खाली खाली सराना और शहवार की ताज़ा कब्रों के पास बैठा रहा। उसने उन दोनों से कोई बात नहीं की। वो उन दोनों से शर्मिंदा था क्योंकि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर पाया था। वो कभी किसी का मुहाफिज साबित नहीं हो सकता था। दोनों कब्रों पर हाथ फेर कर वो यूं ही उस कब्रिस्तान से बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो उसे एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। उसके बढ़ते कदम साकित सी हो गए। अगले ही पल वो तेज़ी से पलटा। उसके पीछे कच्ची ज़मीन पर गिरे पत्ते सरसराए थे। अभी वो उस आवाज़ की निशानदही करता आगे बढ़ ही रहा था कि एक और गन शॉट की आवाज़ आई। उसने उस सिमत की जानिब कदम बढ़ाए, अपना रिवॉल्वर हाथ में थाम लिया, गले में मौजूद मफलर को ऊपर किया और फिर उस दूसरे सिमत खून में लथपथ एक मर्द को देख ही लिया। वही मर्द जिससे आने वाले कहीं अरसे का वादा वो तय करने वाला था। तलहा को जेल से निकलवाने के कहीं अरसे बाद तक रमीज़ ने उसकी हिफाजत की थी। वो अब उसके अहम कारिंदों में शामिल हो गया था। वो भी अब के इस मुंजिम तंजीम का अहम जुज़ गर्दाना जाने लगा था। उसकी मौजूदगी भी बहुत से मामलात में नागज़ीर हो गई थी या फिर उसे ये बात महसूस करवाई जाती थी कि वो इस तंजीम के लिए अहम था। इन दो बातों में फ़र्क था। वो अहम था नहीं, उसे महसूस करवाया जाता था कि वो अहम है। उसे उसके गुनाहों पर सराहा गया था। उसे फितरी पछतावे से निजात चाहिए थी जो कि रमीज़ की जानिब से उसे भरपूर तरीके के साथ मौसूल हो रही थी। उसे ये जानकर खासी हैरत हुई कि उसके ताया की भी कोई अहम तंजीम थी जिसमें इस कदर भयानक सरगर्मियों ने जन्म ले रखा था। वो ऐसी सरगर्मियाँ थी कि जिनसे इंसानी ज़िंदगियों को हर आन ही ख़तरा लाहक रहता था। उसे इन सरगर्मियों से कोई बैर नहीं था। उसे बस अपने नशे को ज़िंदा रखने के लिए काम करना था। वो नशे का आदी था। उसे नशा टूटने पर खुद को काबू रखने के लिए रगों को सुकून पहुंचाते कड़वे जहर की ज़रूरत हुआ करती थी। उसकी हड्डियां नशे के बायस भरभरी सी मालूम होती थी और जिस्म में ताकत की कोई रमक तक बाकी न रही थी। ऐसे में रमीज़ की जानिब से हासिल हुई पुश्त पनाही पर उसने खुद को उसका कुत्ता ही तस्वुर कर लिया था। वो उसके पैर धो धोकर पीने लगा था। वो उसकी राह में बिछ जाता। बहुत सी बस्तियों पर हमले के बाद अब जहराबाद की बारी आ गई थी। तहखानों में दीमक की तरह काम करती उस तंजीम की कहीं जड़ें थी। उसे पकड़ना, उसे मंजरे आम पर लाना मुमकिन नहीं था। एक ही रूप में कहीं बहरूपिये बैक वक्त उस तंजीम का हिस्सा थे। हुकूमत जब भी ऐसी जहर आलूद सरगर्मियों से निजात के लिए कोई ऑपरेशन शुरू करती तो मंजर के पीछे चलते काम रोक दिए जाते, लेकिन उन्हें कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता। वो मुल्क की जड़ों में सांस लेते रहते और इंसानों की ज़िंदगियाँ अपनी सांस से हारने लगती। वो भी उन घनावने आमाल का हिस्सा बनता जा रहा था। उसने भी कहीं इंसानों के अज़ा अपने हाथों से खींच कर निकाले थे। उसने भी कहीं ज़िंदगियों को सींच लिया था। अब ज़राबाद का वक्त आ चुका था। हमेशा की तरह मौका व महल देखकर बहुत एहतियात के साथ उस बस्ती पर हमला किया गया था, लेकिन फिर कुछ गलत हो गया। कहीं से निशाना चूक गया। उसने रमीज़ और अहमद के दरमियान होती गुफ्तगू सुन ली। अपने दादा के कत्ल का इंकशाफ, अपने बाप के साथ किए गए रूह तक को भींच डालने वाले कत्ल का इंकशाफ, नाज़नीन के साथ हुए जुल्म का इंकशाफ, आसमान सर पर आ गिरना क्या होता है, ये तलहा अंसारी को उस रात पता चला था। उसने अगले ही पल उनके ऑफिस का दरवाज़ा वाक़ किया और फिर तेज़ी से आगे बढ़कर अहमद का गिरबान जकड़ लिया। अहमद ने इंतहाई सुकून से अबरू उठाकर तलहा के मकरूह चेहरे पर निगाह डाली थी। तुम सब मिले हुए हो, तुम सब जानवर हो, तुम लोग इंसान नहीं हो सकते। मेरी बहन को अगर हाथ भी लगाया तो मैं सब कुछ तबाह कर डालूंगा। रमीज़, वो अंगारा होती आंखों के साथ धाड़ा था। रमीज़ ने दिलचस्पी से उसकी जानिब देखा। अहमद ने अगले ही लम्हे उसका हाथ अपने गिरबान से झड़का था, फिर उसे गर्दन से दबोचकर पूरी कुव्वत के साथ दीवार में दे मारा। उसकी भरभरी सी हड्डियाँ बज उठी थी। वो अगले ही पल चकरा कर ज़मीन पर आ गिरा था।
चेहरा दीवार पर ज़ोर से लगने के बायस खून से भर गया था और रगों में तकलीफ़ के एहसास ने यखलकती सर उठाया था। तुम सब दिलचस्प, रमीज़ उसके अल्फाज दोहराकर महफूज सा हंस दिया था। फिर अपनी कुर्सी से उठकर उसकी जानिब चला आया। अहमद ने अगले ही लम्हे उसे गिरेबान से पकड़कर सीधा किया था। उसकी आंखों में बेयकीनी इस कदर गहरी थी कि रमीज़ सरशार सा हो गया। हम सब में अब तुम भी शामिल हो चुके हो तलहा। हम तुमसे अलग नहीं, तुम हमारा हिस्सा हो। तुम भी इब्लीस हो। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं तुम जैसा कभी नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ घर घर की सूरत हलक से बरामद हो रही थी। रमीज़ ने मुस्कुराकर सर झटका था, फिर चेहरा उठाया। ठंडी आंखों से तलहा के मसक हुए चेहरे को देखा था। गुनहगार मर जाते हैं तलहा अंसारी, उनके गुनाह सदा जिंदा रहते हैं। ये तो बाइसे फ़ख्र है मुझे खुद पर, तुम पर, इस तंजीम और इसमें पलने वाले हर इंसान पर फ़ख्र है। मुझे अपने गुनाहों पर कोई मलाल नहीं, मुझे इन पर फ़ख्र है। ये मेरा गरूर है, ये मेरे दावे पर दलील है। मैं आदम से अफजल था, मैं हमेशा अपने जुल्म का बदला लेता रहूँगा। तलहा ने उसकी गैर इंसानी बातें सुनी तो लर्ज़ सा गया। ये कहाँ फंस गया था वो, ये किन लोगों के हत्थे चढ़ गया था वो। उसे यहाँ से निकलना था। ये लोग इंसान नहीं थे, ये लोग इंसान कहलाने के हकदार नहीं थे। उसका सारा जिस्म लर्जिश का शिकार होने लगा था। आज देखो, मैं खुदा नहीं तो उससे कुछ कम भी नहीं हूँ। मैं इंसानों के अपने इशारों पर काबू करता हूँ। मैं उन्हें मौत देने और ज़िंदा रखने पर कादिर हूँ। मैं इब्लीस हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं जालिम हूँ। मज़लूम बनकर जुल्म सहने से जालिम बनकर अपनी ज़िंदगी का गुस्सा इंसानों पर उतारना कहीं गुनाह बेहतर है। मैं एक बाइज़्ज़त और काबिल कदर मता हूँ। तुम भी अनकरीब यही बन जाओगे, बल्कि तुम भी हमारे जैसे बन चुके हो। वो उसके सामने से उठ खड़ा हुआ था। तलहा ने उठना चाहा, लेकिन अहमद की पुरजोर गिरफ्त पर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सका। उसकी गर्दन पर अहमद की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि उसे अपनी गर्दन टूटती महसूस होने लगी थी। तुम इंसान नहीं हो। हमारे दरमियान इतने अरसे से एक भेड़िया जिंदा था। खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा रमीज़। खुदा एक जिंदा जावेद हकीकत है। तुम्हारा ये तकब्बुर तुम्हें इस हकीकत से आज़ादी नहीं दिलवा सकता। उसकी घर घर सी आवाज़ पर रमीज़ की सरशारी अगले ही पल सिमट गई थी। उसकी रगों में एकदम चिंगारियाँ सी दौड़ने लगी थी। उसे गुस्सा आ रहा था। कनपटी में उसका खून ठोकरें मारने लगा था। वो अगले ही पल तेज़ी से पलटा और फिर भारी पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से तलहा के सर पर दे मारा। तलहा के खून के छींटे उड़कर अहमद के चेहरे पर आ लगे थे, लेकिन उसने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन को पकड़े रखा। वो इतने सफाक से वार पर उसकी गिरफ्त तले माही बेआब की मानित तड़पने लगा था। बहुत सा खून निकलकर फर्श पर फैलने लगा। तलहा बेहोश हो गया था। रमीज़ पीछे हुआ। उसके अपने चेहरे पर भी खून के चंद छींटे आ लगे थे। उसने सफ़ेद बेरहम से चेहरे पर लगा खून हथेली से साफ किया, साथ अहमद को आंख से इशारा भी किया। वो उसके अबरू के हर इशारे से बाखूबी वाकिफ़ था। और फिर तलहा अंसारी उस बस्ती में दम तोड़ता हुआ किसी को मिल गया था। उसने भागकर दरमियानी फासला अबूर किया था और फिर तेज़ी से वो उस खून आलूद से मर्द के सरहाने आ बैठा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। दर्द से करहाते उस आदमी ने उसके हाथों को अपने खून आलूद हाथों में थाम लिया था। वो बेबसी से उस मरते शख्स को देखने पर मजबूर कर दिया गया था। मेरी बहन की हिफाजत उसके लबों से बामुश्किल चंद लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए थे। वो अब के अपना कान उसके लबों के करीब झुकाकर सुनने की सही कर रहा था। उसके कपकपाते हाथ उस मर्द के खून आलूद हाथों में कैद होकर रह गए थे। कौन है आपकी बहन? कहाँ रहती है? उसकी रूह बुलबुला उठी थी। वो अपने घर की औरतों का मुहाफिज साबित न हो सका था, लेकिन अब वो हर मर्द को मज़ीद उस अजियत से बचा लेना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वो क्यों रो रहा था। उसके आंसू तलहा के रुखसार पर गिरने लगे थे। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों के अज़ा फ़रोख्त करते हैं। तो तुम्हारी माँ उनके पास कपकपाहट इस कदर थी कि तलहा की कोई भी बात उसकी समझ से बाहर होती जा रही थी। उसे याद था कि अगले ही पल तलहा ने उसके हाथों को मज़ीद ताकत से अपने हाथों में दबाया था। वो उस मरते इंसान की आखिरी उम्मीद थी। वो उसके लिए आखिरी राह था। वो हर उस घर को ख़त्म कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगा। मेरी बहन,
तकलीफ़ के बायस उसकी आवाज़ घुट-घुट कर रह गई थी। उसके जिस्म से निकलता खून हरम के लिबास को खून आलूद कर गया था। उसने झुककर उस शख्स के हाथों को मजबूती से थामा। थूक निकला। उसे तलहा को आखिरी उम्मीद देनी ही थी। मैं वादा करता हूँ, मैं करूँगा आपकी बहन की हिफाजत, मैं वादा करता हूँ। उसके आंसू बदस्तूर तलहा के चेहरे पर लड़क गए थे। कब्रिस्तान की मिट्टी से खुशबू सी आने लगी। आज राना अपने बेटे पर फ़ख्र महसूस कर रही थी, क्योंकि उनका बेटा इज़्ज़तें उछालने वाला नहीं, इज़्ज़तें बचाने वाला साबित हो रहा था। तलहा ने उसका वादा सुना तो अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। सांस ऊपर को चढ़ा। मौत की आखिरी हिचकी ने उसके हलक में फंदा डाला था। बंद आंखों से कहीं आंसू टूट कर गिरे थे। खून और पानी मिल गए। अपने बाप को अजियत देने की, बहन पर जुल्म करने की, अपनी बीवी को मार देने की, अपने बच्चे के साथ ज़्यादती की तकलीफ़ अब उसका साथ छोड़ने ही वाली थी। वो अब हर अजियत से आज़ाद होने वाला था। वो अब एक काबिल भरोसा इंसान की गोद में दम तोड़ने वाला था। उसे जनाजा नसीब हो जाएगा। उसकी मौत इतनी काबिल तर्स नहीं होगी जितना उसने सोच रखा था। और उस रात अंसारी घराने का एक और फ़र्द मर चुका था। वादा ज़मीन व आसमान के दरमियान हरम के ऐन सर पर मुअल्लिक हो गया। वो अब उस वादे से अपना बचाव नहीं कर सकता था। उसे ये वादा पूरा करना ही था। तलहा को जनाजा दे दिया गया। उसे भी दफना दिया गया। उसने तालुत से अपने वादे का जिक्र किया तो वो परेशान सा हो गया, लेकिन हरम पुरसुकून रहा। उसे अपने वादे से कोई परेशानी लाहक नहीं थी। वो सुहेल के साथ अगले ही दिन शहर चला आया, लेकिन वो तालुत को ताकीद कराया था कि उसे तलहा के घराने के बारे में मालूमात इकट्ठी करके दी जाए। तालुत ने चारों नचार हामी भरी ली। उसके लिए हरम की बात को टालना मुमकिन नहीं था। वो शहर आया। यहाँ की ज़िंदगी उसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ पर लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ना सुहेल, ना अदील, ना रुहेला। अलबत्ता सानिया को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। वो उस वक्त 12 साल की थी। आते जाते उसके कमरे में झांकती, हरम भाई कहते उसकी ज़बान नहीं थकती थी। वो पहले पहल तो उससे बेजार हो जाता, कभी कभी उसे डांट भी देता, लेकिन अब वो भी उसका आदी होता जा रहा था। वो रात अपने बिस्तर पर सोता तन्हा था, लेकिन अगली सुबह उसे अपने बिस्तर पर सानिया ज़रूर मिला करती थी। वो कभी कोफत का शिकार हो जाता और कभी हंस देता। इन्हीं दिनों सारंग बाहर मुल्क चला गया। वो बाहर जाने से पहले उससे मिलने आया था। उसे भी सुहेल ने बाहर जाकर पढ़ने की पेशकश की तो उसने इनकार कर दिया। वो यहाँ से बाहर जाने का ख़तरा नहीं मोल ले सकता था। उसके सर पर वादे की तलवार लटक रही थी। हर गुजरती रात में वो उस वादे की सरसराहट पर घबरा कर उठ जाता था, लेकिन फिर सुहेल ने उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज दिया। वो उसे काबिल कदर दरसगाह से पढ़ाना चाहते थे। वो उनके लिए अहम था। उन्हें उस पर मेहनत करनी ही थी, क्योंकि आने वाले औकात में वो उनके कारोबारी मकासद के लिए कारआमद साबित होने वाला था। उसने भी हामी भर ली और फिर वो सारंग से पहले पढ़कर भी वापस आ गया। और उसी रात तालूत ने भी उसे बता दिया कि वो किसका भाई था, लेकिन इस बारे में जानकर उसे खासी हैरत हुई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके सौतेले मामू जावेद का बेटा तलहा था, कि जिसकी बहन का ज़िम्मा उसके सर आ गया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नावल। मतलब आहिस्ता आहिस्ता माजी पीछे से खोला जाता है, फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं। यार मैं चाहती हूँ माजी ख़त्म हो जाए। मुझे कभी भी किसी स्टोरी में माजी की स्टोरी पसंद नहीं आई। मुझे होता है कि प्रेजेंट चले, ठीक है, और मतलब मज़ा नहीं आता मुझे माजी को जानने में। अजीब लगता है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आता। मुझे होता है कि चलो अब सूरत, अब देखो पता चल गया ना कि उसका भाई मर गया है, तो वो अब जानना दोबारा वो थोड़ा सा तकलीफ़ दे होता है, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। तो पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन खैर नावल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी माजी सारा बता रहे हैं, वो कहानी अब खुल रही है अच्छे से, तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं। थोड़ा बहुत जो रहता है वो भी 1-2 एपिसोड्स तक क्लियर हो जाएगा, फिर हाल की स्टोरी चलेगी और बहुत मज़ा आने वाला है। इस इंसान की बहुत इबरतनाक मौत होगी। उसने 3 अफराद का कत्ल किया, मतलब उसने पूरे घराने को कत्ल कर दिया, मतलब अपने बाप को, अपने भाई को और अपने भतीजे को, सबको मार दिया। कितना जालिम इंसान है यार, तौबा तौबा। तो खैर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।